क्लास 8। आज आपको मैं अर्थालंकार आगे पढ़ा रही हूँ बच्चों। अर्थालंकार मैंने बताया था अर्थों पर आधारित अलंकार। तो मैंने आपको दो अलंकार समझाए थे, उपमा और रूपक, जिसमें मैंने कहा था उपमा, उपमेय, उपमान, साधारण वाचक शब्द। तो वाचक शब्द रूपक अलंकार में नहीं होता है बच्चों, ठीक है, उसे ही रूपक अलंकार कहा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें संभावना या कल्पना के लिए जनु, जानो, मनु, मानो, जानहूँ, मानहूँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता रही थी कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो बताता है कि वह व्यक्ति राम जैसा है, तो ये उपमा अलंकार है। वह व्यक्ति राम है, तो वह रूपक अलंकार है। जैसा है हटा दिया, यहाँ पर वाचक शब्द हटा दिया गया है। अगर वो कहे वह व्यक्ति मानो राम है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना की जाती है बच्चों, ठीक है। तो जानो, मानो जैसे शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। आप उदाहरण पहचानने में भी इस तरह का ध्यान दीजिएगा। जैसे सूर्य की रश्मियाँ जैसे अग्नि, अगर कहा जाए तो उपमा अलंकार है। सूर्य की रश्मियाँ अग्नि रूपक अलंकार है। अब कहा जाए सूर्य की रश्मियाँ मानो अग्नि, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक ही सेंटेंस है, उसको सीख लीजिए, ठीक है। इसमें जो उदाहरण है वो देखिए। मुख को बिलोकत या सखी मानहु चंद्र प्रभा नभ छाई। किसी नायिका के मुंह का वर्णन है, इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है कि चंद्रमा की रोशनी छा रही है, ठीक है। तो ऐसे मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो जहाँ भी आता है कविता में, वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस उदाहरण में नायिका के मुंह में चांदनी की या चंद्रमा की रोशनी की कल्पना करने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए, आपको लिखा भी गया है स्पष्टीकरण। मैं लिखित सामग्री भी आपके लिए भेजूंगी, जिसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगला है बच्चों, बहुत सरल अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। इंग्लिश में इसको कहा जाता है हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब ऐसी बात करना जिसमें यकीन ना आए। जैसे वो कोई कहे कि वो तो कल इतना रो गया कि उसके सारे कपड़े भीग गए। तो रोने से क्या कपड़े भीग सकते हैं? जहाँ बढ़ा चढ़ा कर प्रदर्शित किया जाता है काव्य में किसी चीज़ को, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो जहाँ किसी गुण, स्थिति या घटना का उल्लेख बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, जहाँ कविता में किसी वस्तु का या व्यक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है या स्थिति का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हम कहते हैं वो तो इतना मोटा है जैसे हाथी, जैसे पहाड़, ऐसा कहाँ हो सकता है ना? तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए, उसके यश की इतनी रश्मियाँ कि उजियारा ही छाया रहे, वह रहे जिस जगह जहाँ भी रात वहाँ कभी ना आने पाए। ये कहा है कि उसके यश, उसकी कीर्ति इतनी है कि हर समय रोशनी रहती है उसके चारों तरफ, और वो जहाँ भी रहता है वहाँ कभी रात हो ही नहीं सकती है ना? तो ये कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति अगर यशस्वी है, बहुत यश से युक्त है, क्या वो जहाँ रहेगा वहाँ ही रात नहीं होगी? तो जिन बातों पर यकीन न किया जाए लेकिन कविता में लिखी जाए, वो क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। तो स्पष्टीकरण है, किसी व्यक्ति के यश का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर करने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। किससे बना है अतिशयोक्ति? देखिए, अतिशय और उक्ति, मतलब अतिशय माने बहुत ज़्यादा, उक्ति माने कहना, ठीक है। उसने तो इतना खा दिया कि सारा टेबल ही साफ हो गया, तो टेबल कैसे कोई खा सकता है, या बहुत ज़्यादा कैसे कोई खा सकता है, ठीक है। अगला है बेटा मानवीकरण अलंकार। बहुत सरल है, जहाँ प्रकृति को मानव की तरह प्रयोग किया जाता है। देखिए, जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, मतलब प्रकृति की कोई वस्तु होती है, उसमें
चेतन का, उसमें मानव की तरह प्रयोग किया जाता है। जहाँ प्रकृति पर मानव की क्रियाओं को दर्शाया जाता है, जैसे नदी मुझसे कहती है बहो तुम मेरी तरह, तो नदी कहाँ कहती है बच्चों? ऐसे अलंकार मानवीकरण अलंकार हैं। जैसे देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें दो अलंकार हैं बच्चों। तारा घट में रूपक अलंकार भी है, और यहाँ पर क्या है? रात बीत गई है, उठो किसी से कहा जा रहा है, क्योंकि जो उषा रूपी स्त्री है वो आसमान में अपने घड़े को डुबो रही है। ठीक है, आप एक उदाहरण लिख लीजिए। मैं इसका उदाहरण थोड़ा सरल भी एक भेज दूंगी जो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वृक्ष कहता है मुझसे, हरा रक्त मेरे अंदर भी है, मत काटो मुझे, मेरे अंदर भी सांसें हैं। अगर ये हम कहें तो वृक्ष बोलता नहीं है, इंसान की तरह अगर बोल रहा है तो ये मानवीकरण अलंकार है। शब्द में जाइए, मानव कर देना, किसी भी वस्तु को, निर्जीव वस्तु को मानव कर देना मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ स्त्री सुबह में, सुबह को किसकी तरह बताया गया है? कि स्त्री की तरह, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तो ये 5 अलंकार थे। पहला था उपमा, फिर था रूपक, फिर था उत्प्रेक्षा, फिर अतिशयोक्ति, और फिर मानवीकरण। तो जैसे अतिशयोक्ति का मैं एक उदाहरण बताती हूँ। पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण ने गेंद की तरह उठाकर पटक दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अगला, मान लो हम कहें कि सूरज मुझसे कहता है मेरी तरह उठो, रोशन मेरी तरह करो दुनिया को। इस तरह की कविताएं जो होती हैं जिसमें सूरज बोल रहा है, सूरज कह रहा है, हवा कह रही है, पृथ्वी कह रही है। ठीक है, तो ऐसे अलंकार सब मानवीकरण अलंकार होते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों पर्सोनिफिकेशन, जिसमें प्रकृति को पर्सन बना दिया जाता है, एज ए पर्सन वर्णन किया जाता है। तो आपके ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के बीच में। उपमा में जैसा, समान, तुल्य शब्द होते हैं, रूपक में कोई शब्द नहीं होता है, उत्प्रेक्षा में मानो, जानो, इस तरह के शब्द होते हैं बच्चों, इससे अंदाज करिएगा। ठीक, देन क्लास हमारा अर्थालंकार समाप्त हो गया है। तो हमारा अलंकार नामक चैप्टर अब पूरा हो गया है बच्चों। आपको इसको याद करना है, पढ़ना है, आपके अगले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा आज की कक्षा अब मैं समाप्त करने जा रही हूँ। थैंक यू क्लास।